हेलो एवरीवन, दिस इज अभय नारनोली एंड वेलकम टू अभ्यास सीरीज। कैसे हो आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पैलियोलिथिक एज को। तो पीछे की क्लासेस में हमने देखा कि इतिहास को हम 3 पार्ट्स में समझते हैं। कैसे कैसे? जैसे कि इतिहास को हम 3 पार्ट्स में समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, जो प्रागैतिहासिक काल है, ये मतलब कि ये ऐसा काल है जब तक कि हमें इस काल में हमें कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता। रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता। रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता। मेंट्स या लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते। लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते इस काल में, ठीक है। इस काल में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ज्यादातर पत्थरों का या पाषाण का उपयोग किया जाता है। पत्थरों का उपयोग, पत्थरों का उपयोग, और इनको ही उपयोग में लाके लोग अपने जीवन को थोड़ा सरल कर पाते हैं, जीने के तरीके को, ठीक है। इसी आधार पर इसे हम बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं पाषाण काल, ठीक है। तब जो ये था, इस पर हम इस काल की जानकारी हमें लिखित साक्ष्य तो कोई मिलता नहीं है, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक चीजों से, जीवाश्मों से, ठीक है। और इस काल के बारे में हम मतलब कि जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग टेक्निक के जरिए ही हम इस काल की समय सीमा के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो था, ये प्रागैतिहासिक काल था, जो ये मानव विकास के प्रारंभिक चरणों में से था, ठीक है। तो इस काल से हमें मानव विकास के प्रारंभिक चरण का ज्ञान हो जाता है। मानव विकास के प्रारंभिक चरण का ज्ञान हो जाता है। मानव विकास के प्रारंभिक चरण का ज्ञान होता है, ठीक है। अब अगर बात करें तो मतलब कि ये हो गया, इसमें हम इसी काल को पढ़ेंगे आज की क्लास में, प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में भी हम इसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल को भी मतलब पुरातत्वविदों ने समझने के प्रयास में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कैसे? इसको पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक एज भी बोल देते हैं। पैलियोलिथिक एज, ठीक है। सेकंड है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज भी बोला जाता है। मेसोलिथिक एज। और थर्ड है नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल,
जिसे हम न्यूलिथिक एज भी बोल देते हैं, न्यूलिथिक एज, लिथिक एज, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में समझते हैं। जो ये विभाजन था, इस विभाजन को पुरातत्वविदों ने इतिहास को समझने के क्रम में किया था, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं तो जो जॉन लुबाक थे उन्होंने, इस क्रम में हम देखें तो जो जॉन लुबाक थे उन्होंने 1865 में, जॉन लुबाक ने 1865 में जॉन लुबाक जॉन लुबाक ने 1865 में प्रागैतिहासिक काल को समझने के चक्कर में ही दो विभाजन कर दिया इसका, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। जॉन लुबाक ने 1865 में कर दिया। और जॉन लुबाक की एक बुक थी जिसको हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स भी कहते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो जो पुरापाषाण काल है, जो ये पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल, इसको भी जो एडवर्ड लार्टेट ने, जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल को जो एडवर्ड लार्टेट थे, एडवर्ड लार्टेट, इन्होंने 1870 में इसको 3 पार्ट्स में विभाजित कर दिया। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, पाषाण काल, जिसको लोअर पैलियोलिथिक एज भी बोला जाता है, लोअर पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। सेकंड है मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, जिसको हम मिडल पैलियोलिथिक एज भी बोल देते हैं, पैलियोलिथिक एज, एज। थर्ड है आपका उच्च पुरापाषाण काल, यहां लिख देते हैं इसको, उच्च पुरापाषाण काल, ये फिर उच्च पुरापाषाण काल, पाषाण काल, जिसको अपर पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। इसको पुरापाषाण, इसमें हमने देखा
कि जो प्रागैतिहासिक काल है वहाँ में कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता, पत्थरों का उपयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग के जरिए हम इसकी समय सीमा को पता कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जो पुरापाषाण काल था या फिर जो प्रागैतिहासिक काल है, इस चीज को समझने के लिए पुरातत्वविदों ने इसका काल का विभाजन कर दिया 3 पार्ट्स में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इसमें से जॉन लुबाक थे और अन्य पुरातत्वविद भी थे। उसके बाद में जो एडोर्ड लार्टेट थे, उन्होंने 1870 में पुरापाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में समझने के प्रयास के रूप में ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसको हम निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल बोल देते हैं। इंग्लिश में देखें तो निम्न पुरापाषाण काल को लोअर पैलेओलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल को मिडिल पैलेओलिथिक एज, उच्च पुरापाषाण काल को अपर पैलेओलिथिक एज बोल देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर पाषाण काल को हमने देखा कि इसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में डिवाइड करते हैं। उसके बाद में अगर इसकी समय सीमा की बात करें, जो पुरापाषाण काल है उसको हम 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक समझते हैं। मध्यपाषाण काल की जो समय सीमा हो 10,000 से या 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल को हम 4,000 या 1,000 ईसा पूर्व तक इसकी समय सीमा को देख। उसके बाद में हम पुरापाषाण काल की जो समय सीमा है निम्न पुरापाषाण काल की या फिर लोअर पैलेओलिथिक एज की, वो 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल या फिर मिडिल पैलेओलिथिक एज की जो समय सीमा है जो वो है 1.5 लाख से 35,000 ईस्वी पूर्व। उसके बाद में उच्च पुरापाषाण काल है जो उसकी है 30,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब ये खत्म होगा ना, जैसे भी अब जब ये टाइम पीरियड खत्म होगा ना, ये खत्म होते ही ये स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? ये उच्च पुरापाषाण खत्म होता है ही मध्य पुरापाषाण काल स्टार्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, फिर मध्यपाषाण काल खत्म होगा तो फिर आएगा नवपाषाण काल। ठीक है, और नवपाषाण काल जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद में काल आगे हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आप देखो कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल के अंतर्गत ईसा पूर्व 3,000 तक के जो मानवीय क्रियाकलापों को हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद का काल है जो, यानी कि जो पाषाण काल के बाद में हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप सिंधु सभ्यता और ताम्रपाषाण काल को पढ़ते हैं। ताम्रपाषाण, जिसके अंतर्गत आप सिंधु सभ्यता और ताम्रपाषाण काल को समझते हैं। ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल को देखेंगे। ठीक है, जहां से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ये हमने पीछे की क्लासेस में यहाँ तक पढ़ लिया था। प्रागैतिहासिक में हमारी निर्भरता पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहती है, पुरातात्विक साधनों पर। आद्य ऐतिहासिक में हम साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साधनों की मदद मिल जाती है। इतिहास में हमें विदेशी यात्रियों का वर्णन भी मिलता है और लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जो प्रागैतिहासिक काल है उसका मुख्यालय है नागपुर में, और भारत में प्रागैतिहासिक के जनक है जो, वो है रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने 13 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम, ये पल्लवरम, इसको ठीक कर लेना, मद्रास के पल्लवरम से पाषाण युग के पहले उपकरणों को पाया, जो कि क्वार्टजाइट से या स्फटिक से बने थे। रॉबर्ट फ्रूट महोदय ने पाषाण काल के किस प्रकार के उपकरण को पाया था, इसमें विवाद है। ठीक है, इन्होंने जो भी उपकरण पाए थे इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। ये कुछ इतिहासकार हैं तो इसको हैंडेक्स माना है, और वहीं डॉक्टर जयनारायण पांडे की बात करें तो उन्होंने इसको विदारणी माना है। क्या माना है? विदारणी या क्लीवर, इसको हम क्लीवर भी बोल देते हैं, क्लीवर।
ठीक है। पत्थरों के जो उपकरण थे उनको वज्र, जो थंडर बोल्ट, थंडर एवं परियों के बाण, ये बाण है यार, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रखी है, परियों के बाण, ठीक है, बोला जाता है। और जो यूरेनियम डेटिंग के जनक है वो कौन है? क्यूरी। यूरेनियम डेटिंग के जनक है जो है क्यूरी। और कार्बन डेटिंग के जनक है एफ लीवी। कार्बन डेटिंग के जनक है जो वो है एफ लीवी। इन चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें। भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावलियां हैं जो, वो कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। और प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन हुआ था वो 1961 में दिल्ली में हुआ था। इन चीजों को आप ध्यान रखते चलेंगे। उसके बाद में जो इनके कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जो कार्बन डेटिंग है वो जैविक सामग्रियों की आयु का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैविक सामग्री यानी कि जीवाश्म होगी, लकड़ी होगी, जैविक अवशेष होगी। और जो यूरेनियम डेटिंग है इनका जो उपयोग किया जाता है वो खनिज और चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए कि भैया कितनी पुरानी है, ठीक है। और जो कार्बन डेटिंग है इसमें जो सिद्धांत यूज किया जाता है वो है रेडियो कार्बन डेटिंग में, जिसमें कार्बन 14 के अपघटन का अध्ययन किया जाता है। वहीं जो यूरेनियम डेटिंग है इसमें सीसा डेटिंग, यूरेनियम सीसा डेटिंग, इसमें यूरेनियम के अपघटन से शीशे के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। ये यूरेनियम डेटिंग में किया जाता है। वहीं अगर इसकी कार्बन डेटिंग है जो वो कितने पुरानी एज तक का पता लगा सकते हैं, ये लगभग है ना 50,000 वर्ष तक की जैविक सामग्री के लिए प्रभावी है। कोई 50,000 से ज्यादा पुरानी चीज होगी ना उसकी आयु कोई अच्छे से नहीं पता लगा पाएगी। वहीं यूरेनियम डेटिंग की बात करें तो ये लाखों से अरबों वर्षों तक के जो खनिज हैं और चट्टान है उनकी मतलब की आयु का पता लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं जो कार्बन डेटिंग है वो रेडियो आइसोटोप पर आधारित है। और यूरेनियम है जो वह है यूरेनियम और उसके आइसोटोप पर आधारित है। कार्बन डेटिंग है जो कम आयु के नमूने पर ज्यादा सटीकता से मतलब उनका पता लगा पाती है। और यूरेनियम डेटिंग है जो प्राचीन नमूनों में भी ज्यादा सटीकता से पता लगा पाती है। इसकी टेक्निक है जो ये है कार्बन डेटिंग की, इसमें कार्बन 14 के क्षय की उपयोग किया जाता है। और यूरेनियम डेटिंग में यूरेनियम से शीशे के अपघटन दरों का उपयोग करता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आई होगी बात। वहीं अगर आगे बढ़े तो मानव के विकास के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि जो पुरातत्व में मानव की सबसे सामान्य परिभाषा है वो यही है कि जो औजार बनाने वाला प्राणी था स्टार्टिंग में, उसी को ही मानव स्वीकार किया गया था, ठीक है। अभी तक जो भी पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है उनके आने पर यही कहा जा सकता है जी मानव की आद्य जन्म छतरी थी जो अफ्रीका महाद्वीप में रहा है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है ये हमारा निकटतम आदि पूर्वज है यह, ठीक है, जो सबसे निकटतम है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। केन्या की तुर्काना झील यानी कि लेक रुडोल्फ से इसके जीवाश्म मिले हैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के। जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ही सबसे अंतिम परमाणु था, होमिनिड था। इसे प्रोटोमानव या आद्य मानव भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को। यह आधा नर था और आधा वानर था, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स था जो आधा नर था और आधा मानव था। वर्तमान मानवों को, जो वर्तमान मानव हैं उनको होमो नामक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, ठीक है। यहां तक आप समझो। पहले देखो जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स था वो हमारा निकटतम पूर्वज है। और केन्या की तुर्काना झील या फिर उसे लेक रुडोल्फ भी बोलते हैं, उससे हमें इसके जीवाश्म मिले, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स सबसे अंतिम परमाणु या होमिनिड था, अंतिम होमिनिड जो, और इसे प्रोटोमानव या आद्य मानव भी कहा जाता था। और ये था ना, ये बंदा जो नर था और आधा मानव था, ठीक है। ये मतलब कि संक्रमण अवस्था थी इंसान बनने की। और जो वर्तमान मानव है उनको हम बोलते हैं होमोसेपियंस की, होमो की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमोसेपियंस। जो होमो हैबिलस है इसको हम प्रथम मानव या फिर कारीगर मानव मानते हैं, जिसने पत्थरों से औजार बनाने सीखे, ठीक है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाए।
होमो हैबिलिस, ठीक है। इसमें आप देखो कि जो आपने क्या देखा, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, पिथेक्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बारे में देखा, फिर आपने देखा इसके बारे में ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के आपको कहाँ से क्या क्या मिलता है। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स से आपको केन्या की तुर्काना झील से इसके जीवाश्म मिलते हैं, केन्या में है जो कि, ठीक है, जीवाश्म मिलते हैं। फिर आप देखते हो कि अंतिम पर्व मानव था, अंतिम पर्व मानव, अंतिम पर्व मानव, ठीक है। फिर आप देखोगे कि ये ऐसा वो था कि ये आधा नर था और आधा मानव था, आधा नर, आधा नर व मानव, ठीक है। ये इसकी संक्रमण अवस्था थी इंसान बनने की। उसके बाद में आप देखते हो, क्या देखते हो, फिर आप देखोगे कि जो वर्तमान मानव है उनकी श्रेणी थी जो होमो नामक श्रेणी थी, और होमो के फिर आप देखोगे जो होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, इरेक्टस और होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। इन तीन कैटेगरी में आप देखते हो कि वर्तमान मानव होमो की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। अब इनको पढ़ेंगे। जो होमो हैबिलिस था प्रथम मानव या कारीगर मानव था, क्योंकि इसने पत्थरों का सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। और होमो इरेक्टस था, जो होमो इरेक्टस ने सर्वप्रथम पत्थर के हैंड एक्स बनाए, ठीक है। सबसे पहले पत्थर का यूज किया था होमो हैबिलिस ने, सबसे पहले पत्थरों के इंडेक्स बनाए, औजार बनाए, और अग्नि का आविष्कार करने वाला था होमो इरेक्टस, ठीक है, ठीक है। इरेक्टस को ही पिथेंको, इरेक्टस को पिथेंकेथ्रोपस भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि सीधा चलने वाला कपी मानव, ठीक है, पिथेंकोथ्रोपस। होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसका व्यापक भौगोलिक वितरण, ये होमो इरेक्टस की विशेषता थी। इसने अफ्रीका से लेकर के चीन तक फैले हुए थे ये लोग। और होमो सैपियंस, ये थर्ड, ये सेकंड हो गया था ना, ये सेकंड, पहले होमो हैबिलिस था, सेकंड आ गया होमो इरेक्टस, और होमो, फिर आएगा आपका होमो सैपियंस, ठीक है। तो होमो सैपियंस को बुद्धिमान मानव, होमो सैपियंस को बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो इसका कंपैरिजन किया गया था वो जर्मनी के निएंडरथल से किया गया था। निएंडरथल ने ही सबसे पहली बार शव विसर्जन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो निएंडरथल था उसने सबसे पहली बार शव विसर्जन किया था, अग्नि का व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर उपयोग किया, और 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ इसी क्रम में, ठीक है जी। इसे होमो सैपियंस की संज्ञा दी गई है। आधुनिक मानव और भी कई, जो आधुनिक मानव आज का, उसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि क्रोमेगेनन, टाउन्सलैंड और श्रीमोल्डी, ठीक है, ये आधुनिक मानव के नाम हैं। तो अपने होमो हैबिलिस को देखा था। होमो हैबिलिस ने प्रथम मानव है क्योंकि इसने, और कारीगर भी है, इसने सबसे पहले पत्थरों का यूज किया। सेकंड है होमो इरेक्टस, इसने पत्थरों से हैंडेक्स बनाए और अग्नि का आविष्कार किया। इरेक्टस को पिथेंकेथ्रोपस कहा जाता है, और ये सीधा चलने वाला कभी मानव था, और इसका विशेषता थी कि ये भौगोलिक वितरण इनका ज्यादा था, अफ्रीका से लेकर चाइना तक। थर्ड आपका होमो सैपियंस था, बुद्धिमान मानव था, क्योंकि इसकी जो क्या किया गया था,
इसका जो कंपैरिजन किया जाता था वो निएंडरथल से किया जाता था, जर्मनी के से। और निएंडरथल ने सबसे पहली बार क्या किया था, शव विसर्जन, अग्नि का व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर इसने इस्तेमाल किया था। 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का जो विकास हो गया था, ठीक है। हम इसमें हमने देखा कि होमोसेपियंस का क्रो-मैगनन, चैमस्लैड और सिमुल्डी भी इसके नाम है। फिर आप देखो, फिर अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतवार पठार की शिवालिक पहाड़ियों वाला इलाका है, जो वहां से 2 मानव खोपड़ियां मिलती हैं, जिनको जी.ई. लईस ने क्या कहा था, रामापिथेक्स और शिवापिथेक्स की संज्ञा दी थी, ठीक है। जो सबसे पहले अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत था, तब तक तो डिवाइड ही नहीं हुआ था ना इंडिया, तो वहाँ के पंजाब प्रांत के जो पोतवार पठार है, वहाँ की शिवालिक पहाड़ियों वाला इलाका है, जो वहाँ से 2 खोपड़ियां मिलती हैं, और जी लईस थे जिनको मिलती हैं, उन्होंने इसको रामापिथेक्स और शिवापिथेक्स की संज्ञा दी, उनका नामकरण कर दिया। गॉट इट। फिर हम 1982 में देखते हैं, जो कि अरुण सोनकिया जी हैं, उन्होंने नर्मदा घाटी के हथनोरा से आद्य होमोसेपियंस की खोपड़ी, यार ये थोड़ा देख के लिख लेना आप, आद्य होमोसेपियंस, ठीक है, राइट, टाइपिंग में मिस्टेक्स हैं। सेपियंस की खोपड़ी प्राप्त की। अभी हाल ही में अक्टूबर 2001 में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्रन जी हैं, जो उन्होंने विल्लुपुरम जिले से, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ के ओदे से मानव शिशु कपाल की प्राप्ति की है, ठीक है। ये सब चीजें हम भारत के मद्देनजर देख के हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो कि इसकी काल अवधि की बात करें तो ये पुरापाषाण युग की स्वीकार की जाती है, ये मानव शिशु कपाल, ठीक है। इसकी काल अवधि की बात करें तो पुरापाषाण युग की स्वीकार की गई है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि भारत में आदिमानव का उद्भव सबसे पहले पंजाब में हुआ, जबकि जो बर्किट है विद्वान, उनका मानना है कि दक्षिण में सबसे पहले हुआ, ठीक है जी। वहीं अगर लिंग मुजूर से 1842 में डॉक्टर प्राइम ट्राज ने प्रागैतिहासिक गुजारों की खोज की थी। लखनऊ में बीरबल साहनी पुराविज्ञान इंस्टीट्यूट के शोधार्थियों ने गुजरात के कच्छ में 1 करोड़ 10 लाख पुराने मानव जीवाश्म खोजे। ये हमने पढ़ ही लिया था, सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए होमो हैबिलिस ने। फिर चोबर चोपिंग शब्द का जो पहली बार है यूज किया है वो एच.एन. मोवियस ने किया था। किसने? एच.एन. मोवियस। और जो एच.एन. वाडिया थे, डी.एन. वाडिया थे, जो डी.एन. वाडिया ने सबसे पहले ऐसे उपकरण सोन घाटी से प्राप्त किए थे, ठीक है। डी.एन. वाडिया ने सबसे पहले सोन घाटी से ऐसे उपकरण प्राप्त किए पुरापाषाण काल के। जो चूंकि पाषाण काल के जो मानव के हथियार थे वो पत्थरों से निर्मित थे, इसलिए विद्वानों ने इस काल को पाषाण काल की संज्ञा दे दी, ठीक है। हमने पीछे भी बात की इसके बारे में। तो पुरावशेषों को त्रिकाल पद्धति के अनुसार वर्गीकरण करने का जो श्रेय है वो जाता है टॉमसन को। पुरातत्वविदों या फिर पुराने अवशेषों के चक्कर में वर्गीकरण करे, ये जाता है टॉमसन। इसको टॉमसन को। टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल का जो ट्रायंगल के रूप में एक वर्गीकरण किया था, ठीक है। वहीं जॉन लुबाक ने हमें बताया कि पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल में किया था, पीछे बात हुई हमारी। पाषाण काल के 3 प्रमुख काल हैं। पुरापाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज, और मध्य पुरापाषाण काल को मिडिल पैलियोलिथिक एज, और उच्च पुरापाषाण काल को अपर पैलियोलिथिक एज भी बोल देते हैं, ठीक है। इनका कालक्रम देखें, इसका जो टाइम पीरियड था 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व, 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व, और 35-30,000 से 10,000 ईसा पूर्व। उसके बाद में जो पाषाण काल है, पाषाण काल को हमने कैसे समझा? पाषाण काल को हमने देखा कि जो पुरापाषाण काल
पुरापाषाण काल, पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है, ये 3 हो गए। इसमें भी हमने तीन पार्ट्स देखे, कैसे कैसे, क्या कहते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, ठीक है, यहां तक हो गया। अब जो ये निम्न पुरापाषाण काल है फर्स्ट, ये यहां तक, इसको हम देखते हैं कि इस काल में हम देखेंगे कि जो ये चोपर चोपिंग या पेवल संस्कृति है और एशोलिन संस्कृति है, इस काल के अंदर हम पढ़ेंगे, निम्न पुरापाषाण काल के अंदर की, ठीक है। इसको और ये कैसे पढ़ेंगे कि जो उपकरणों का यूज था, जो पत्थरों के है ना, जो यूज था, उन उपकरणों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है, चोपर चोपिंग और एशोलिन संस्कृति का, ठीक है। जो चोपिंग थी ये सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी में मिली, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। वहीं एशोलिन संस्कृति की बात करें तो इसको एंडेक्स संस्कृति कहते हैं, ठीक है। जो हैंडेक्स थे उनको 18 सितंबर 1864 में प्रोफेसर किंग ने मद्रास के वदमदुरै और अतिपक्कम से प्राप्त किया था। हैंडेक्स को कहाँ से? प्रोफेसर किंग ने 1864 में मद्रास का वदमदुरै और अतिपक्कम से उनको मिले थे। हैंडेक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है हैंडेक्स को, ठीक है। हैंडेक्स को बोलते हैं मद्रासी संस्कृति, एशोलिन और एशोलिन्स को हैंडेक्स संस्कृति बोल देते हैं, ठीक है। इस संस्कृति में क्लेवर, स्क्रैपर और क्रोड मिलते हैं, चोपर चोपिंग में, इसमें ऊपर वाले में, इसके बारे में पढ़ा और दोनों के बारे में ही आपने इसमें देखा। फिर अगर चोपर चोपिंग और पेबल संस्कृति में हम डिफरेंस क्रिएट करना चाहे, समझना चाहे, देखो जो चोपर चोपिंग या पेबल संस्कृति वो प्रारंभिक पाषाण युग का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लोअर पैलेयोलिथिक एज का, इसका लोअर पैलेयोलिथिक एज का, ठीक है। हमने देखा ना, ये निम्न पुरापाषाण काल, इसको लोअर पैलेयोलिथिक एज भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? लोअर पैलेयोलिथिक एज, लोअर पैलेयोलिथिक एज, इसको मिडिल पैलेयोलिथिक एज, पैलेयोलिथिक एज, ठीक है। ये जो चोपर चोपिंग थी ये इस लोअर पैलेयोलिथिक एज का प्रतिनिधित्व कर रही है, और एशोलिन संस्कृति है जो वो आएगी, वो करेगी मिडिल पैलेयोलिथिक एज का प्रतिनिधित्व, इसको प्रेजेंट करेगी, ठीक है। जो एशोलिन संस्कृति थी वो मिडिल पैलेयोलिथिक एज को प्रेजेंट करेगी, मिडिल पैलेयोलिथिक एज को, ठीक है। वहीं जो चोपर चोपिंग थे, इसके जो उपकरण थे वो कैसे होते थे? सरल होते थे, मोटे उपकरण होते थे, यानी कि गोल पत्थरों को तोड़ के बनाए गए चोपर होते थे। वहीं जो एशोलिन संस्कृति की बात करें तो इस टाइम तक उन्होंने थोड़े उसमें स्किल आ गई थी उनके पास, इसलिए वो ज़्यादा विकसित थे, बारीकी से तराशे गए थे, और हाथ में थामने वाली कुल्हाड़ी और ब्लेड, बड़े ब्लेड हैं जो इसकी एग्जाम्पल हो सकते हैं। वहीं इसमें जो टेक्निक थी वो बहुत सरल थी, आधार बेसिक्स थी मतलब। और एशोलिन संस्कृति इस टाइम पीरियड तक आते थे, इन्होंने अच्छी टेक्निक यूज कर ली, जटिल और कुशलता का विकास कर लिया इन्होंने। वहीं जो चोपर चोपिंग का यूज था वो मुख्य रूप से शिकार के लिए और साधारण कटाई छिलाई के लिए किया जाता था, और एशोलिन संस्कृति के जो उपकरण थे उनका यूज किया जाता था शिकार में, खुदाई में, छिलने में और कटाई के विभिन्न कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। वहीं अगर इनका विस्तार था तो ये कहाँ कहाँ मिली संस्कृति थी और इसके उपकरण कहाँ कहाँ मिले हैं आपको? ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, एशिया में और यूरोप में पाए जाते हैं। लेकिन जो एशोलिन संस्कृति के उपकरण थे वो मुख्य रूप से अफ्रीका और यूरोप में ही देखने को मिलते हैं आपको, गॉट इट, ठीक है। और एशोलिन पेबल संस्कृति से हम मानव विकास का जो प्रारंभिक चरण था ये उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो एशोलिन संस्कृति है उसके मानव विकास के औजार निर्माण की कला का संकेत करती है।
अब देखें, जो निम्न पुरापाषाण काल है आपने देखा, जो आपने निम्न पुरापाषाण काल पढ़ा है, ठीक है, तो इसका जो एक क्षेत्र था, ये कहाँ कहाँ, इसके कौन कौन से क्षेत्र थे, किस किस एरिया तक फैला हुआ था, उसकी साइट के बारे में हम जिक्र करेंगे अब। जो आपने निम्न पुरापाषाण काल देखा, तो ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कौन कौन से क्षेत्रों में फैला हुआ था, कौन कौन से मतलब कि प्रांतों में फैला हुआ था, उस चीज के बारे में हम देखेंगे। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उस चीज को हम पढ़ेंगे। और ये जो साइट है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसके उत्तरी क्षेत्र में बात करें तो जो सोहन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं हमको शिवालिक क्षेत्र से, सोहन सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों में स्थित पोतवार पठार, शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है पोतवार पठार से सिंधु नदी, इस पे सिंधु नदी सूख गई है। और ऐसी झील जो जम जाए उनको कश्मीरी घाटी में बोलते हैं करेवा, ध्यान रखना। 1928 में डीएन वाडिया ने सोहन घाटी में सबसे पहला उत्खनन किया था। किसने किया था? इसने डीएन वाडिया ने सबसे पहले। इनको सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है, डीएन वाडिया को। 1930 में KRU टोड ने सोहन घाटी में पिंडखेव का उत्खनन किया। किसका? पिंडखेव का, ठीक है। फर्स्ट कौन था? डीएन वाडिया, डीएन वाडिया सोहन घाटी में। सेकंड आ जाएगा आपका KRU टोड, KRU टोड, ठीक है। सेकंड बार, फर्स्ट बार इन्होंने, सेकंड बार इन्होंने, और थर्ड बार आएंगे जो आएंगे, इन्होंने पिंडखेव का किया था KRU टोड ने। फिर 1935 में आते हैं, एक एल कैम्ब्रिज अभियान दल आता है 1935 में। इन्होंने कश्मीर घाटी से लेकर पाकिस्तान में स्थित मोल्ट रेंज यानी कि नमक की पहाड़ियां तक विस्तृत सर्वेक्षण किया था, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो अब जो सोहन घाटी में मानव आवास के जो साक्ष्य हैं या इंडेक्स प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, वो थे HD सांकलिया। कौन थे? HD सांकलिया, ठीक है। सोहन घाटी से हमें 5 वेदिकाएं मिली हैं जिनका निर्माण विभिन्न हिमकालों में हुआ है। और इस घाटी से आपको पेबुल, चॉपर चॉपिंग और हैंडेक्स के उपकरण मिलते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, सोहन घाटी से हमें 5 वेदिकाएं मिलती हैं। और डीएन वाडिया ने सबसे पहले सोहन घाटी में पहला उत्खनन किया था 1928 में, ध्यान रखना आपको। फिर अगर आगे बात करें तो इसके बारे में, जो इस निम्न पुरापाषाण काल में जो उपकरण मिले हैं आपको, वो बने थे क्वार्टजाइट से या स्फटिक से, ठीक है। सोहन घाटी के अन्य स्थलों में आप देखोगे मलकपुर, चौंतरा, कलार और चौमुख प्रमुख हैं। चौंतरा से दक्षिण के विशिष्ट हैंडेक्स उपकरण मिलते हैं, ठीक है जी। चौंतरा को उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल माना जाता है। 1951 में ओलफ रूलर ने सतलज की सहायक सिरसा घाटी में निम्न पुरापाषाण के उपकरणों को खोजा था। और 1955 में वीवी लाल ने हिमाचल के गुलेट, देहरा, गलियारा एवं कांगड़ा का उत्खनन किया था। ये सारी साइट है ना, जो जैसे कि हिमाचल के गुलेट, देहरा, गलियारा, या फिर मलूक, चौंतरा, इन चीजों को याद रखना और नोट डाउन कर लेना कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि इनसे डायरेक्ट ना पूछे जाएं, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा कि साइट आपसे पूछी जाती है, कि पूछ लेंगे कि उत्तर में पाई, उत्तर की मतलब पूरी इंडिया की साइट दे देंगे, उसमें बोल देंगे कि नॉर्थ की या फिर उत्तर भारत की का जो साइट है वो कौन सी है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान की जायल, अमरापुर, सिंधी तालाब, सोनीता, भैंसोरगढ़, जनकपुरा, गंभीरी नदी पर स्थित है चित्तौड़गढ़, और विराज नदी पर स्थित है नागरी, निम्न पुरापाषाणिक स्थल है, ठीक है। ये प्रमुख निम्न पुरापाषाणिक स्थल है। और गुजरात की साबरमती घाटी में स्थित है हिंडोल, पदेमली, बीरपुर। और गुजरात के सौराष्ट्र में काठियावाड़, यानी सौराष्ट्र का भदर, हिरण, कालुवार,
इसके प्रमुख स्थल हैं निम्न पुरापाषाण काल के, ठीक है। ये है पश्चिमी क्षेत्र के, राजस्थान के ये सारे हैं, गुजरात के ये हो गए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्लीवर और हैंडेक्स हैं जो, ये निम्न पुरापाषाण के में पाए गए हैं, जो क्लीवर और हैंडेक्स मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं नामों से इनको जाना जाता है। प्रथम भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन दल का गठन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे के.एन. दीक्षित ने किया था। इसने के.एन. दीक्षित ने। एल कैम्ब्रिज अभियान दल के सदस्य थे हेलमुट डी टेरा और टी.टी. पीटरसन थे। कौन थे? हेलमुट डी टेरा और टी.टी. पीटरसन थे, ये एल कैम्ब्रिज अभियान दल के सदस्य थे। यह अभियान दल पाकिस्तान के सोहन घाटी, पीछे पढ़ा भी हमने, नर्मदा घाटी और चेन्नई के कोटलियार नदी घाटी से अनुसंधान किया था इन्होंने। सोहन घाटी में जो मिले उपकरणों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, प्राक मोहन, उत्तरकालीन मोहन सोहन और अंत सोहन और विकसित सोहन, ठीक है। इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया समझने के लिए। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक संस्कृति। मध्य पुरापाषाण का फलक हो गया। उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड और ब्यूरन की प्रधानता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सोन घाटी में पुरापाषाण काल के स्थलों में सिंहावल, नगजर खुर्द, पटपरा, खतोही और बाघार प्रमुख स्थल है सोन घाटी में, ठीक है। संघाओं की गुफाओं में मध्य पुरापाषाण काल की जो संघाओं की गुफा है। फिर आप देखोगे जो मध्य क्षेत्र में आ जाते हैं, हमने उत्तरी क्षेत्र देखा, फिर हमने पश्चिमी क्षेत्र देखा, फिर हमने मध्य क्षेत्र, अब हम देख रहे हैं मध्य क्षेत्र, जिसमें अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है हथनोरा, जो कि नर्मदा नदी घाटी में पड़ता है। वहां से एक मानव कपाल और हाथियों के जीवाश्म प्राप्त किए हैं, और पशुओं के जीवाश्म है जो सर्वप्रथम नदी घाटी में मिले हैं, इसलिए इन पशुओं के जीवाश्म को नमदिकस कहा जाता है, ठीक है। इनमें आपको भैंसा देखने को मिलता है, दरियाई घोड़ा, हाथी, घोड़ा, इनके आपको जीवाश्म मिलते हैं। और सोन घाटी के बागुर से पशुओं के जीवाश्म मिले हैं। वहीं नरसिंहपुर एवं सीहोर भी मध्य प्रदेश के सम प्रमुख पाषाणिक स्थल हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के प्रमुख स्थलों में है चिरकीनिवासा, भदने, यसर, बोरीवारी और मेरगांव प्रमुख है। वहीं जो बोरी नामक स्थान से निम्न पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई है, बोरी स्थान से पुरापाषाण काल की प्राचीनतम स्थिति प्राप्त की गई है, ठीक है जी। वहीं अगर दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो उत्तर भारत के गंगेय क्षेत्र और दक्षिण में केरल, इनको छोड़ के अधिकांश भागों में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिलते हैं, ठीक है। दक्षिण क्षेत्र, इसके उत्तर भारत के गंगेय क्षेत्र और दक्षिण के केरल को छोड़ के निम्न पुरापाषाण के काल के क्षेत्र जो अधिकांश भागों में मिलते ही मिलते हैं। वहीं पूर्वी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ी, पुरुलिया, वीरभूमि, मिदनापुर से निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। वहीं अगर मध्य, ठीक है, यहां तक हो गया हमारा निम्न पुरापाषाण कालीन, ठीक है। कैसे? तो हमने देखा प्रागैत इतिहास को हमने समझा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को भी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में। फिर पुरापाषाण काल है, उस पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में डिवाइड कर देते हैं। और जो ये निम्न पुरापाषाण काल था, इसको हमने यहां तक समझा है, कहां तक? निम्न पुरापाषाण काल के हमने सब कुछ देख के मानव की उत्पत्ति के बाद में हमने देखा निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल में आप देखते हो चोपर चोपिंग या पेबल संस्कृति और एसिलियन संस्कृति, 2 संस्कृति आप पढ़ते हो निम्न पुरापाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे इसके क्षेत्र को,
ठीक है, जो आपको पढ़ने की बात है वो बता रहा हूँ। इसके उत्तरी क्षेत्र देख लोगे, पूरे भारत में जो है ना, जैसे कि जो पूरे भारत में है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ठीक है, उत्तर से लेकर मध्य क्षेत्र तक, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण, मतलब कि ऐसे ऐसे करके आप निम्न पुरापाषाण, ये एक निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है। एक बार में पूरे इंडिया में निम्न पुरापाषाण काल देखोगे, उसके बाद में अब निम्न पुरापाषाण काल को दक्षिण तक कवर करके, या कि उसकी सारी साइटें अपने हिसाब से, ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप पूरे इंडिया में उत्तर से लेकर के या फिर भारतीय उपमहाद्वीप तक, ठीक है, ना कि इंडिया तक, भारतीय उपमहाद्वीप तक, कहाँ से उत्तर से लेकर के मध्य क्षेत्र तक, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, उन सारी को समझ के, देख के, पढ़ के, लिख के, जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके बाद में आप बढ़ोगे मध्य पुरापाषाण काल को, ये आपको निम्न पुरापाषाण देखा था, फिर आप बढ़ोगे मध्य पुरापाषाण काल को। ये एक पार्ट छूट गया था, ये आप देख लो एक बार। दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक के हुंसगी, कर्नाटक का हुंसगी, आंध्र प्रदेश का गिदलूट, नेल्लोर एवं करीमपुरी, तमिलनाडु का जो पल्लवरम है, अतिरपक्कम है, और बदमदूर, महाराजनकारन, चिंगलपुट जिले में स्थित है गुड़ियम गुफा, इस काल के दक्षिण क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, और यहाँ आपने ये देख ही लिया, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हो मध्य पुरापाषाण काल को, इसकी मध्य पुरापाषाण काल, इसकी थी टाइम पीरियड था, क्योंकि किसी भी बुक में आपको और कहीं भी आपको ये चीज फिक्स नहीं मिलेगी, ठीक है, तो आप इसी मतलब कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, उसे ही मतलब आप थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा के समझना कि ये समलम ही मिलेगा आपको। 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व तक इसकी मध्य पुरापाषाण काल की ईस्वी मानी गई है, ठीक है। अब हम आ गए हैं मध्य पुरापाषाण काल पे, यानी कि इस पे, यहाँ हमने पुरापाषाण काल था, इसका निम्न पुरापाषाण काल कवर हमने कर लिया। अब हम इस पे आ गए मध्य पुरापाषाण काल पे, ठीक है। फिर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, जो मध्य पुरापाषाण काल है इसका 1.5 लाख से 35,000 ईस्वी पूर्व तक इसकी समय सीमा मानी गई है। इसे ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहते हैं, फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति, ठीक है जी। इसका आशय है कि इस काल में 3 उपकरण प्रचलन में थे, इसलिए इसे ब्लेड स्क्रैपर, फलक ब्लेड स्क्रैपर कहा जाता है। इस और यही उपकरण है जो पश्चिमी यूरोप की मुस्टेरियन संस्कृति में भी प्रचलित थे, इस काल के उपकरण, इसलिए इस काल के उपकरणों को मुस्टेरियन संस्कृति कहा जाता है। यहाँ निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण हैं वो क्वार्टजाइट पत्थर से बनते थे। उस काल में हमने देखा है कि निम्न पुरापाषाण काल में देखा था कि यहाँ पत्थर है ना, बनते थे क्वार्टजाइट से, और यहाँ आपको देखने को मिलते हैं तो इसके जैस्पर और कलसेडनी, चर्ट, क्लिंट, इनसे बने हुए पत्थरों से आपको औजार देखने को मिलते हैं, ठीक है। मटेरियल चेंज हो गया, ठीक है, जैसे जैसे स्किल बढ़ गई ना, कौशल आ गया उनके अंदर, उन्होंने मटेरियल चेंज कर दिया। पहले बनते थे किससे, क्वार्टजाइट से, अब बनने लगे मध्य पुरापाषाण काल में जैस्पर से, कलसेडनी से, चर्ट से, क्लिंट से, इन चीजों से बनने लगे औजार, ठीक है। अब महाराष्ट्र में नेवासाई संस्कृति का प्रारूप स्थल है मध्य पुरापाषाण का। मुस्टेरियन संस्कृति की बात करें तो ये है मध्यपाषाण युग या फिर पैलेयोलिथिक एज से संबंधित है। ये 3 लाख से 30,000 पहले तक फैली हुई है। इसका नाम है ना जो मुस्तेर क्षेत्र से लिया गया है, जहाँ इसके अवशेष सबसे पहले पाए गए थे। इस संस्कृति है जो निएंडरथल मानवों से जुड़ी हुई है। हालांकि कुछ साक्ष्य हैं ये भी बताते हैं कि आधुनिक मानव या होमोसेपियंस भी इस संस्कृति से इफेक्टेड थे, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि औजार निर्माण, इस काल के दौरान औजारों का निर्माण हुआ था, फ्लिंट पत्थरों से किया जाता था। मनुष्य हाथ से थामने वाले औजार बनाए, जैसे कि हैंड एक्सेस, स्क्रैपर्स, ऑडिटेड टूल्स बनाए इन्होंने, ठीक है। वहीं इन्होंने शिकार और खान पान निएंडरथल मानवों से जुड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, मांसाहारी थे ना। इसके अलावा जंगली फलों और नट्स का भी सेवन करते थे ये लोग। इनका आवास कैसा था, ये गुफाओं और खुले स्थानों में अस्थायी रूप से शिविर बना के रहते थे, शिकार करते थे,
एक जगह ठहर नहीं सकते थे ना। सामाजिक संगठन और संस्कृति में रहते थे, यानी कि सामाजिक संगठन और ऐश्वर्य के बारे में ठोस जानकारी हमें कम मिलती है, लेकिन माना जाता है कि वे समूहों में रहते हुए एक दूसरे के साथ शिकार में सहयोग करते हुए ना। अकेला बंदा तो शिकार इतना जल्दी कर नहीं सकता जितना जल्दी समूह में रह के वो लोग कर सकते हैं, और उसको मिल बांट के आपस में शेयर कर लेते थे। कला और धार्मिक मान्यताओं के बारे में बात करें तो मुस्तैनिन संस्कृति से संबंधित कोई ठोस कलात्मक या अवशेष नहीं मिलते हैं। इस संबंध में ज्यादा जानकारी हमें नहीं है धर्म और कला के बारे में। ठीक है, तो इसका जो विस्तार क्षेत्र था ये था महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात के ओरसंग नदी घाटी में स्थित है बदरपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से इस काल के उपकरण मिलते हैं हमें। राजस्थान की थार से प्राप्त मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को बीएन मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। किसकी दी है? लूनी उद्योग की। इसको भी देख लेते हैं। लूनी उद्योग जो वीएन मिश्रा थे, इन्होंने एक प्रमुख पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने राजस्थान के थार रेगिस्तान से प्राप्त मध्य पूर्व पाषाण काल के यानी कि मिडिल पैलेयोलिथिक एज के उपकरणों को लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। ठीक है, जो मिडिल पैलेयोलिथिक एज थे ना, इसको हमारे बीएन कौन से थे? बीएन मिश्रा जी थे, उन्होंने इसको लूनी उद्योग की संज्ञा दी। यह नाम है जो राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी के नाम पर रखा गया था। यहाँ उपकरण पाए गए थे। इन उपकरणों का निर्माण और उपयोग मानव विकास के उस चरण को दर्शाता है जब वो पूर्वज अधिक कुशल और विकसित हो रहे थे। हमारे पूर्वज लूनी उद्योग से संबंधित उपकरणों में मुख्य रूप से हाथ में थामने योग्य पत्थरों से बने औजार शामिल होते थे। ठीक है, लूनी उद्योग में जिनका उपयोग शिकार और अन्य दैनिक कार्यों में किया जाता था। ये उपकरण पुरातत्व के क्षेत्र में भारतीय प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें उस समय के मानव जीवन और उनकी सांस्कृतिक प्रगति को झलक को दिखाते हैं। ठीक है जी। ठीक है, हमने पहले पुरापाषाण काल पढ़ा। पुरापाषाण काल को 3 पार्ट समझे हमने। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, फिर हमने अभी देखा मध्य पुरापाषाण काल, और इसके साइट को भी देख लिया कि किस किस क्षेत्रों में ये था। अब हम देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। उच्च पुरापाषाण काल, इसकी जो कालावधि थी ना, ये थी 35,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है जी। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि भारत में कोई उच्च पुरापाषाण काल नहीं था, लेकिन बेलन घाटी से सबसे पहले भारत में उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलने शुरू हुए, और उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति को मैगडेलियन संस्कृति कहा गया था। ठीक है, जो उच्च पुरापाषाण काल है ना, इसकी जो अंतिम संस्कृति थी। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ से उच्च पुरापाषाण काल शुरू हुआ, इसके बाद में मध्य, देखो समझ लेते हैं, जैसे कि ठीक है, यहाँ पर ये निम्न पुरापाषाण काल है, यहाँ पर ये मध्य है, यहाँ पर उच्च। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति, यानी कि ये काल यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ तक चल रहा होगा जब इसकी अंतिम संस्कृति थी, यानी कि यहाँ पर उसको बोला गया मैगडेलियन संस्कृति। मैगडेलियन, उसको क्या बोला गया? मैगडेलियन। यहाँ देख लो जरा, मैगडेलियन। ठीक है, मैगडेलियन संस्कृति बोला गया। इसके उपकरण कैसे थे? इस काल के पहले के उपकरण थे बहुप्रयोजनीय, यानी कि बहुत से कामों में यूज किए जाते थे, यानी कि एक ही उपकरण से काटने, चीरने, खोदने के कार्य किए जाते थे। मल्टीपल मतलब कई तरह के कार्य एक ही उपकरण से कर लिए जाते थे। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरणों के निर्माण में विशेषीकरण पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न उपकरण बनाए जाने लगे। एक काम के लिए कई अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाए जाने लगे। इन उपकरणों में तक्षणी, किरमिट का विशेष महत्व है। इस काल का जो मुख्य उपकरण था वो था ब्लेड। ठीक है,
जो उच्च पुरापाषाण काल का जो मुख्य उपकरण था वो था ब्लेड। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इस काल को ब्लेड प्रधान उच्च पुरापाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेड प्रधान उच्च पुरापाषाण काल। इस काल की दो विशेषताएं थी। क्या? एक तो नई चकमक उद्योग की स्थापना होने लगी थी। सेकंड था कि होमोसेपियंस का पदार्पण, यानी कि होमोसेपियंस की एंट्री, आवागमन, होमोसेपियंस का आवागमन इसी काल में हुआ था। ठीक है बेटा। फिर इस काल में जो उपकरण थे, जो वो हड्डियों के बने उपकरण भी मिलने लगते इस काल में आपको। ठीक है। सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुचतला चिंतामनुगावी से आपको मिले हैं। वहीं बेलन घाटी में लोहदानाला क्षेत्र से दुनिया की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति, हड्डियां यानी हड्डियां, उनसे निर्मित स्त्री की मूर्ति मिलती है। आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हो। ठीक है। इस काल में चित्रकला में भी प्रगति हुई, जिसके साक्ष्य आपको महाराष्ट्र के पटन स्थल से शतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रकारी की पुष्टि होती है। ये है ना, इन अंडों पर कलाकारी करते थे भाई साहब, शतुरमुर्ग के अंडों पर, क्योंकि बड़ा होता था। वहीं इस काल के चित्र और के एक और उदाहरण है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। यहाँ से आपको चित्र देखने को मिलते हैं। इधर देखोगे तो आप, ये देखो एक गाय भैंस दिख रही होगी, है ना। इन चीजों की आप भीमबेटका गुफा में ये लोग चित्र भी बना देते थे, शिकार करते थे तो उनका बना देते थे। बेलन घाटी है ना, जो वो टोंस की, जो बेलन नदी है वो टोंस की सहायक नदी है, जो कि मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती है। यहाँ से आपको पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग, इनके साक्ष्य आपको तीनों काल के आपको बेलन घाटी से आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं निम्न पुरापाषाण काल के 44 स्थल मिलते हैं आपको, 44। कहाँ से? बेलन घाटी से। निम्न पुरापाषाण काल के आपको 44 मिल गए। वहीं बेलन घाटी का महत्व इसी में है कि इस घाटी में सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण काल के मिलते हैं, यानी कि पाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। बेलन घाटी का महत्व इसमें है कि इस घाटी में सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। इसका प्रसार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था, यानी कि कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? यूपी में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में सोन घाटी एवं जोगदहा, बिहार में सिंहभूमि, महाराष्ट्र में पटने, भदने, इनाम गांव, और आंध्र प्रदेश में रेनीगुट्टा, बटमचेला, मेमुला, यरगंडापालेमा, कर्नूल की गुफाएं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की साइड होगी। फिर गुजरात में विशदी और राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर प्रमुख उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल है। ठीक है जी। भीमबेटका की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। 1958 में विष्णुधर वाकणकर ने इसे खोजा था। उन्होंने यहाँ नीले रंग के पत्थरों को उठाया। भीमबेटका से लगभग 500 गुफाएं प्राप्त होती है आपको। इनमें चित्रों का अंकन है, यानी कि देखो है ना, ये चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र विभिन्न कालों के से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत उच्च पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के चित्र मिलते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में है, यानी कि सर्वाधिक संख्या में मध्यपाषाण काल के चित्र मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि भीमबेटका से मध्यपाषाण चित्र काल के चित्र सर्वाधिक मिलते हैं, सर्वाधिक देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, इस काल के चित्रों के विषय में देखें तो यहाँ पर नृत्य करता हुआ मानव समुदाय देखने को मिलेगा आपको, शिकार करते हुए लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चित्र ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। इन गुफाओं से ताम्रपाषाण काल और ऐतिहासिक काल के चित्र भी मिलते हैं। ठीक है, भीमबेटका जैसी गुफाओं से ताम्रपाषाण काल और ऐतिहासिक काल। ताम्रपाषाण काल के चित्रों में आप क्या देखोगे? पालतू पशुओं का अंकन ज्यादा है। ऐतिहासिक काल के चित्रों में आप देखोगे राजकीय जुलूस, सैनिकों के हथियार, पौराणिक देवी देवताओं के चित्र आपको देखने को मिलते हैं ऐतिहासिक काल में। ठीक है, और पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो बिहार में भागलपुर, रांची और राजगीर, पश्चिम बंगाल में वीरभानपुर, उड़ीसा में कुचाई, सुंदरगढ़ और धेनकनाल से मध्यपाषाण कालिक उपकरण मिले हैं। वीरभानपुर का उत्खनन है जो वीवी लाल ने कराया था। ऊपरी विंध्य क्षेत्र में बात करें तो, या उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिर्जापुर के मोटहना पहाड़,
बगहीपुरे में लेखिया शिलाश्रय प्रमुख स्थल है। लेखिया का उत्खनन था जो बीडी मिश्रा ने करवाया था। इस शिलाश्रय से 17 या 27 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, अगर लहुरा देव की बात करें तो यूपी के संत कबीरनगर जिले में स्थित है लहुरा देव। यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लहुरा देव से। ध्यान रखना, कृषि जब स्टार्ट हुई ना, जो सबसे पहले स्टार्ट हुई, बहुत सबसे पहले बंदे ने, सबसे पहले जो इंसान था जिसने वहां कृषि करी थी वो है लहुरा देव। यहाँ से आपको चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, लिख लो इसको। प्राचीनतम कृषि, तम क्या हुआ, कृषि और चावल। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे लहुरा देव में। ठीक है, और मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि का साक्ष्य 7000 ईस्वी पूर्व का है, जबकि लहुरा देव से 8 या 9000 ईस्वी पूर्व का है। कब का? लहुरा देव का कब का है? 8 या 9000 ईस्वी पूर्व, 8 या 9000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, सबसे पुराना। वहीं लहुरा इसका मेहरगढ़ का है 7000 ईस्वी पूर्व। इलाहाबाद में स्थित है चौपानी मांडो, बीवी मिश्रा ने इसे खोजा था और यहाँ बस्तियों का अवशेष मिले हैं। और 13 झोपड़ियों मधुमक्खियों के छत्ते जैसी, ये है ना इस तरह की मधुमक्खियों के छत्ते की जैसी झोपड़ियां मिली हैं 13। ये बस्तियों के अवशेष राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है एक बागोर, वहां से भी आपको बस्तियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। फिर चौपानी मांडो को पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के बीच संक्रमण की अवस्था का प्रतीक माना गया। यानी कि चौपानी मांडो में ऐसे अवशेष पाए गए होंगे या फिर ऐसे पत्थर या औजार पाए गए होंगे जो धीरे धीरे उसको कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, जो कुशल को भी दर्शाते हैं। जो एक पत्थर है बहुत ही ज्यादा खराब बेडोल, और एक है बहुत ज्यादा तीक्ष्ण। ठीक है, जिसको मारा जा सकता है, छिला जा सकता है, शिकार किया जा सकता है। और एक पत्थर है कि भाई ना तो वो ज्यादा बेडोल और ठीक ठाक सा ये है, मतलब कि ऐसे पत्थरों को या फिर ऐसे पत्थर पाए जाने वाले हैं ना, तो ये धीरे धीरे समय भी बढ़ रहा होगा जब ये सीख रहे होंगे, कुशल सीख रहे होंगे। यहाँ जाने से पहले और इसके बाद ये जो काल था, यहाँ पाए जाने वाले पत्थरों को आप बोलते हैं चौपानी मांडो में पाए गए पत्थर इस काल का को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो चौपानी मांडो की जो मृद भांड है संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से है। इलाहाबाद के मध्य गंगा घाटी में स्थित प्रतापगढ़ जिले से सराय नहर राय, महदहा और दमदमा मध्य पाषाण कालिक स्थल है प्रमुख। सराय नहर राय को केसी ओझा ने खोजा। यहाँ से 8 गर्त चूल्हे और स्तंभ गर्त झोपड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ के एक मकान में एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाए गए हैं। सराय नहर राय से मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कहाँ से? सराय नहर राय से। इंपॉर्टेंट, मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य सराय नहर राय से। महदहा से वध स्थल, बूचड़खाना और 35 गर्त चूल्हे, चिल लोढ़ा और स्तंभ गर्त मिले हैं आपको, ये महदहा से मिलते हैं। फिर आप देखोगे जो युग्मित समाधियां थे, यानी स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य भी आपको महदहा से मिलते हैं। जो यहाँ से कंकाल मिले हैं उनके कानों में कुंडल और माला पहने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये कुंडल पहने हुए भाई साहब और माला पहने हुए हैं, जो कि सींग या श्रृंग से निर्मित है, सींगों से बनी हुई है। दमदमा से 41 मानव समाधान मिले हैं। यहीं से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं और हाथी दांत के 3 लटकन मिले हैं। इस काल में मानव जीवन, विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय और भीमबेटका से जो चित्र मिले हैं वे मध्यपाषाण जीवन के सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों को उजागर करते हैं। वहीं जंगली पशुओं का शिकार करते हुए, जंगली फल फूल आदि इकट्ठा करते हुए लोगों को चित्रित किया गया है। इस काल का मानव अब भी भोजन के लिए शिकार पर ही निर्भर था, यानी उच्च प्रापाषाण काल का जो था वो शिकार करता था। अब भी भीमबेटका से प्राप्त चित्रों से अनाज पर जीने वाले पक्षियों को, भीमबेटका से मेरा कोई चित्र नहीं मिलता जिनसे अनाज पर जीने वाले पक्षी को नहीं उकेरा गया है। ठीक है, इसमें अधिकांश वे पक्षी जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। यह तथ्य अकाट एवं खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था की तरफ भी ध्यान करते हैं।
ठीक है। तो अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो इस पुरापाषाण काल में, ठीक है, जो इतिहास था, इतिहास को 3 पार्ट में समझा, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में समझा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आज हमने पुरापाषाण काल पढ़ा है, प्रागैतिक पैलियोलिथिक एज, जिसको हमने 3 पार्ट्स में समझा। कैसे कैसे? जैसे कि जॉन लुबाक ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, और कई अन्य पुरातत्वविदों या फिर इतिहासकारों ने हमें इसे समझने के क्रम में, या फिर कैसे भी लगा दो, पुरापाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड इन पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में हम इसको समझते हैं। फिर पुरापाषाण काल को एडवर्ड लोटेट 1870 में 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल के अंतर्गत ये आते हैं 3 पार्ट्स, इनको हमने समझ लिया। अब अगर बात करें इसकी पुरापाषाण काल की, इसके ओवरव्यू को देखें तो 2-4 बातें हैं जो समझ लेनी चाहिए अभी। तो इस काल का जो मानव था पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था। पुरापाषाण काल का मानव था, शिकार और कंदमूल से भोजन करता था, अग्नि का प्रयोग से अपरिचित था। यानी कि पुरापाषाण काल में अग्नि का प्रयोग मतलब कि ये परिचित नहीं हुआ था अभी, इसीलिए कच्चा मांस खाता था। इस काल में कृषि, पशुपालन और मृदभांडों के प्रचलन का अभाव था। ऐसी कोई भी चीज यहाँ नहीं थी, ना तो कृषि थी, ना ही पशुपालन करता था अभी तक ये, ना ही ये बर्तनों का उपयोग करता था, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड। ठीक है, इसलिए लोगों को जीवन में कोई स्थायित्व नहीं था, घूम फिरते रहते थे, और यही कारण है कि इस काल में मानव उपभोक्ता था, ना कि उत्पादक। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो पैलियोलिथिक एज की। आई होप आपको ये समझ आई होगी। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी फायदा हो, बेनिफिट हो, प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसको हम पूरी कवर कर देंगे। ठीक है, ओके।